हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। लेकिन इससे पहले मैं आज के इस सेशन को स्टार्ट करूं, मैं बस आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरी अगस्त मंथ की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस विजन आईएएस मैगजीन्स की, या फिर कल ही चैनल पे मैंने पॉलिटी और गवर्नेंस की सितंबर मंथ की वीडियो भी अपलोड की है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं इन केस आपने नहीं देखी है। देखिए, एक बार आप कंटेंट को खुद पढ़िए, अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप उस कंटेंट को कंपेयर कीजिए वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ, क्या वो आपको एक एडिशनल क्लैरिटी देते हैं। स्पेशली इकोनॉमी की जो वीडियो है अगस्त की, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम पहला आर्टिकल आज की वीडियो में ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का देखेंगे, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी अमेंडमेंट जो लाई गई हैं और उसमें इक्वलाइजेशन लिवाई और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश की है। आप खुद एक बार जज करिए उन वीडियोस को, आपको हेल्पफुल लगते हैं देन यू स्टिक टू देम। Okay, so let's get started with today's video. If you find it helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Okay, so let's get started. CCI slaps rupees 936 crore penalty on Google for abusing its dominant market position. देखिए, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी आया है द हिंदू में, हम उसको साथ ही में देखेंगे इस आर्टिकल के। और आज की न्यूज़पेपर में कम से कम 4 से 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं एडिटोरियल्स को मिलाकर जो ऋषि सुनक के आसपास रिवॉल्व करते हैं। वो ना ही सिर्फ ऋषि सुनक के पर्सोना को डील कर रहे हैं। देखिए, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड, और मैं बहुत ही डाइवर्सिफाइड फॉर्म में अपना एनालिसिस देके उन सारे आर्टिकल्स को कवर करूंगी। पहला तो वो होगा मल्टीकल्चरलिज्म और मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में, जो आप अपने जीएस वन के एग्जाम्पल्स के रूप में आपको काफी हेल्प करेगा। दूसरा ऋषि सुनक के ऊपर जो हम एक आर्टिकल देखेंगे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ब्रेग्जिट के ऊपर देखेंगे। अगर आज तक आप ब्रेग्जिट हर जगह पढ़ते हैं, आप बहुत ही बिगिनर हैं इस स्ट्रीम में, आपको यही नहीं पता ब्रेग्जिट था क्या, हुआ कैसे, आपको यही नहीं पता कि नॉर्दर्न आयरलैंड और यूके के बीच में क्या रिश्ता है, या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में क्या उनके बीच में क्या डिस्प्यूट है, किस तरह से ब्रेग्जिट उनके आसपास भी रिवॉल्व करता है। मैं सारी चीजें, बहुत ही सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आज आपको समझाऊंगी। ऑलराइट, तो अभी हम इस आर्टिकल को देख लेते हैं। तो फाइनली देखिए क्या हुआ है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को इम्पोज की है एक पेनल्टी, कितने रुपए की, रुपीज 936.44 करोड़ की गूगल पे, क्योंकि कंपटीशन कमीशन का ये कहना है कि गूगल ने अब्यूज किया है अपनी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू प्ले स्टोर पॉलिसीज। देखिए, अभी मैं कर्सरी रीडिंग दे रही हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि एक्चुअल में होता क्या है प्रैक्टिकल लेवल पे। ओके, इट ऑल्सो इशूड अ सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर। देखिए, अब सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर मतलब जो आप कर रहे हो पहले तो आप सीज करो, उसको स्टॉप कर दोगे। डेजिस्ट मतलब आप अपना कंप्लीट ओवरहॉल कर दो सारे अग्रीमेंट्स को जो आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ किए हुए हैं, जो आपको बेसिकली एक डोमिनेंट पोजीशन देते हैं। आई विल डिस्कस इट, डू नॉट वरी। ओके, तो मतलब अब बिजनेस एज यूजुअल मॉडल नहीं गूगल अपना सकता भारत के अंदर, अभी तक जैसा चल रहा था वैसे नहीं चलेगा। ओके, अब इन्होंने कहा है कि अपना मॉडिफाई करिए जो भी कंडक्ट आप करते हैं विद इन अ डिफाइंड टाइमलाइन। 30 डेज का टाइम दिया गया है कि आप अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करें। ऑलराइट, तो आप ये सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही साथ अलाउ किया गया है कंपटीशन कमीशन द्वारा कि आप जितने भी मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं वो यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज ऑन इट्स ऐप स्टोर। अब देखिए, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, पिछले ही हफ्ते एक और पेनल्टी लगाई गई थी गूगल के ऊपर रुपीज 1338 करोड़ रुपए की। वो क्यों लगाई थी, क्योंकि उसमें भी वो अब्यूज कर रहे थे अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, क्योंकि वो एंड्रॉइड से रिलेटेड था। आई विल डिस्कस, डोंट वरी, यहाँ पे कुछ रह ना जाए, इसलिए आई एम जस्ट sort of surfing through it. अकॉर्डिंग टू सीसीआई प्ले स्टोर पॉलिसीज, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। आज का हम केस देखते हैं कि कैसे डिफिकल्टी आ रही है। देखिए, प्ले स्टोर जो है, प्ले स्टोर में कई एप्स होते हैं जो पेड एप्स हैं, है ना, या फिर कई डिजिटल प्रोडक्ट्स जो एप्स के थ्रू आपको मिलते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है ना। तो जब आप पे करते हैं तो कहीं मोस्टली एप्स ऐसे हैं प्ले स्टोर पे वो जो सिर्फ गूगल पे बिलिंग सिस्टम को ही अलाउ करते हैं, यानी कि आपको पेमेंट सिर्फ और सिर्फ गूगल पे के थ्रू ही करना अलाउड है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि प्ले स्टोर के इन सारे ऐप्स से गूगल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि जो डिफॉल्ट पेमेंट सिस्टम होगा वो गूगल पे होगा, तो डेफिनेटली गूगल को एज मिल रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी जो और हैं, जो यूपीआई पेमेंट्स हैं या पेटीएम है या कोई और जितने भी तरह के रूट्स हैं, उनको नहीं अलाउ किया गया। Okay, if the app developers do not comply with GPBS, they are not permitted to list their apps on Play Store। मतलब अगर कोई भी ऐप डेवलपर ऐसा है, वो कहते हैं नहीं हम गूगल पे अलाउ नहीं करेंगे, हम पेटीएम अलाउ करेंगे, ठीक है, तो फिर उसको अलाउ ही नहीं किया जाता कि आप प्ले स्टोर में लिस्ट ही नहीं कर सकते अपनी ऐप को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, वो इतना सारा एंड्रॉयड यूजर्स के जो कितनी बड़ी मार्केट है, उस पर लूज आउट करना पड़ेगा उन ऐप डेवलपर्स को। इंटरेस्टिंगली गूगल इज नॉट अप्लाइंग द सेम पॉलिसी ऑन इट्स ओन ऐप्स। देखिए अब यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब को खरीद लिया था गूगल ने कुछ ही समय पहले। जब यूट्यूब को लगा कि जब गूगल को लगा कि यूट्यूब काफी फ्लरिश कर रहा है, तो देखिए यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब में तो मतलब आप नहीं कहते कि आप इस तरह सिर्फ गूगल पे ही से ही पे कर सकते हैं, या फिर इस तरह का कोई नहीं है, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो अपनी एप्स और बाकी एप्स के बीच में। तो ये भी सारी चीजें हैं। ऑलराइट, यहाँ पे बहुत कुछ खास नहीं है, हम एडिटोरियल में प्रॉपरली देखेंगे है क्या। ओके, गूगल पे हैज बाय डिफॉल्ट बीन इंटीग्रेटेड विद द इंटेंट फ्लो पेमेंट मेथड। मैं आपको इंटेंट फ्लो और कलेक्ट फ्लो के बारे में भी बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है। ऑब्वियसली जो इंटेंट फ्लो मेथड है पेमेंट का, वो काफी ज्यादा सुपीरियर है कलेक्ट फ्लो से। अब आप सुनिए बहुत ध्यान से, अब एक्चुअल में मेरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है कि क्या है। ओके, तो आप सोचिए जब आप एक ऐप को यूज कर रहे हैं, आपको किसी चीज के लिए पेमेंट करनी है। अब गूगल पे क्या है, गूगल पे ऑटोमेटिकली इंटेंट फ्लो में आ जाता है। इंटेंट फ्लो का मतलब क्या होता है कि आप समझिए कि आपको कुछ पेमेंट करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, यानी कि गूगल पे है अगर आपका प्री इंस्टॉल्ड, जो ऑटोमेटिकली आपके फोन में आजकल इंस्टॉल्ड आ रहा है, तो आपको उसी में से ऑप्शन दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट करें, ठीक है। और फिर कस्टमर्स को सिंपली क्या करना होता है, एक सिलेक्ट करनी है जो भी मतलब पेमेंट ऐप है, यानी कि गूगल पे को आपने सिलेक्ट किया, फिर आपने अपनी पिन डाली और आपने ट्रांजैक्शन कर दी, ठीक है। एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स के लिए ये होता है। अब यूपीआई कलेक्ट या फिर कलेक्ट फ्लो मेथड क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको कस्टमर्स को दे नीड टू एंटर देयर यूपीआई आईडी या वीपीए ऐड करना पड़ेगा। फिर ये आईडी पहले वैलिडेट होगी, है ना, फिर आप एक नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे, फिर वो कस्टमर की ऐप पे भेजी जाएगी। मतलब बहुत सारी इस तरह की वेरिफिकेशन होगी, फिर कंप्लीट हो पाएगी पेमेंट। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा लेटेंसी है, कितना टाइम लगाएगा। तो इंटेंट फ्लो ऑटोमेटिकली ज्यादा सुपीरियर है। तो अब आप मेरी बात सुनिए है क्या, यहां से भी आपको कुछ कुछ चीजें रह गई होंगी जो नहीं समझ आई। अब हम देखते हैं यहाँ पे, Google ensure that the users continue to use its search services। अब देखिए क्या होता है। अब आप सुनिए, पिछले हफ्ते गूगल के ऊपर पेनल्टी क्यों लगी थी। एंड्रॉइड क्या होता है, एंड्रॉइड होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बनाया गया था गूगल द्वारा, ठीक है। अब ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ। तो अब एक होता है मैन्युफैक्चरर जो आपका फोन बनाता है। तो गूगल ने क्या किया, जिसने एंड्रॉइड बनाया है उसने ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर के साथ कि ठीक है हम आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फोन में यूज करने देंगे। दैट इज वाई आप एंड्रॉइड फोन्स कहते हैं अपने फोन्स को। जिनके पास आईफोन नहीं है उनकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो फिर जब ये एंड्रॉइड होता है तो गूगल क्या कहता है, जी हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी साइन करेंगे जब आप डिफॉल्ट जो सर्च इंजन है, आपने देखा होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो गूगल की सर्च बाय डिफॉल्ट आपके फोन में आती है प्री इंस्टॉल्ड। बहुत सारी गूगल की एप्स भी आती हैं जैसे यूट्यूब, है ना। तो ऑब्वियसली आप सोच के देखिए, क्या आपके ऑटोमेटिकली ये लगे गूगल नहीं तो कुछ नहीं, देयर इज नो वर्ड गूगल इट हर कोई यही कहता है ना, क्योंकि गूगल बाय डिफॉल्ट आपका सर्च इंजन बन गया। इतनी सारी अब कहीं एप्स ऐसी हैं जो आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड आई हैं और आपका फोन उसे अलाउ भी नहीं करता कि आप उसे अनइंस्टॉल कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, गूगल को क्या मिल रहा है, बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है ना, और एक डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज भी हो रहा है। साथ ही साथ एक और बात अगर हम देखने की कोशिश करें वो ये है कि मतलब देखिए, अगर जैसे सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर जब उसको दे दिया गया है, तो ये जितने भी आप अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा, डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा, वो आपको सब चेंज करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं चल सकता जो अभी तक चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज, और जैसे ही यहाँ पे और क्या लिखा है, इट ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टिंग यूजर्स फॉर, जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्ड पेमेंट सिस्टम्स भी
अलाउ करनी पड़ेंगी। और प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जो होती हैं ये भी आप नहीं कर सकते, आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे आप अपने फ़ोन में ही देखिए, आप कई ऐप्स को अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते। गूगल मैप्स, इन तरह की कुछ कुछ ऐप्स कई फ़ोन्स में होती हैं, विच इज़ रॉन्ग। गूगल सर्च भी, है ना। तो इसी इसी के माध्यम से अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके अगेंस्ट क्या है, देखिए क्या ही हो जाएगा अगर प्री इंस्टॉल कुछ आ गया आपके पास। अब आप सोचिए, आप अपना फ़ोन उठाते हैं, आप हर चीज़ गूगल करते हैं। अब जब आप हर चीज़ गूगल कर रहे हैं तो गूगल को पता है ये इंसान किस तरह की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो फिर अब गूगल क्या करेगा, आप फेसबुक पे भी हैं, वो भी लिंक्ड है, तो गूगल क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे ले रहे हैं वो ऑब्वियसली उस तरह की एड्स आपको दिखाएंगे। या गूगल पे आप कोई भी सर्च करते हैं, उस पर जितनी भी एड्स आती हैं, किसी ब्लॉग में कहीं पे भी, गूगल को पता है आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, तो ऑब्वियसली वो एड्स भी आपको उसी तरह की दिखाएगी। फिर आप उस तरह की एड पे क्लिक करेंगे और गूगल को रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप एंटायर कॉम्पिटिशन कर रहे हो। ओके, आई होप आई कुड एक्सप्लेन टू यू सर्टेन थिंग्स। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूएनएससी मेंबर्स टू पे ट्रिब्यूट्स एट 2611 मेमोरियल। तो देखिए, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितनी भी कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं यूएनएससी के, वो अटेंड करेंगे एक मेमोरियल को, किन के लिए, जो बनाया गया है विक्टिम्स ऑफ 2611 टेरर अटैक्स जो मुंबई में 2008 में हुए थे। ये बेसिकली एक स्पेशल सेशन का पार्ट है जो काउंटर टेररिज्म कमेटी द्वारा रखा जाएगा एट द ताज मुंबई होटल। देखिए, ताज मुंबई होटल भी वन ऑफ द साइट्स थी जहां पे ये अटैक हुआ था, 2611 अटैक, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हर एक एम्बेसडर सेपरेटली अपने फ्लोरल ट्रिब्यूट्स देंगे विक्टिम्स को उस मेमोरियल पे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी है। और साथ ही साथ में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एवरी कंट्री इन द सिक्योरिटी काउंसिल होंगे। तो अब देखिए, एवरी से बेसिकली स्ट्रेस किया जा रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ द चाइनाज एम्बेसडर। ऑब्वियसली चाइना के भी तो एम्बेसडर आएंगे ना, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है चाइना। अब वो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा है साइमल्टेनियसली, कि चाइना तो हमारे सारे अटेम्प्ट्स को ब्लॉक कर रहा है। जो यूएस और इंडिया मिलके प्रपोज करते हैं कि देखिए 1267 सैंक्शंस कमेटी में इस लश्कर ए तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद के जितने भी टेररिस्ट हैं उनको लिस्ट करिए। चाइना क्या कहता है, देखिए हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। पिछले 4 महीने में कम से कम 5 टेररिस्ट को वो होल्ड पे रख चुके हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं, उनको वो लिस्ट नहीं होने देते। तो इसके चलते हुए उनका यहाँ पे आना कि हम काउंटर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, बहुत ही हिपोक्रेसी डिपिक्ट करता है चाइना की। दी ऑफिशियल सेड दैट विद जस्ट 2 months। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया जब इंडिया के पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, हम 2 महीने के बाद अपना जो एक नॉन परमानेंट मेंबरशिप हमें मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, हमारे हाथ से चली जाएगी, ठीक है। तो हम इलेक्टेड मेंबर नहीं रहेंगे यूएनएससी के। तो इसीलिए हम इस बचे हुए टाइम में वी वांट टू डबल अप ऑन आवर एफर्ट्स टू हाईलाइट कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, जो हमारे इंडियन एम्बेसडर टू द यूएन है मिस्टर मुखर्जी, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि सूडान मॉडल को अपनाया जाए ऑन लिस्टिंग टेररिस्ट। अब क्या है सूडान मॉडल, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी। The model refers to a logjam at the United Nations Security Council over the US request to list 4 Sudanese terrorists under the UNSC Resolution 1591 sanctions regime, which was blocked by China। देखिए क्या हुआ था 15। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूएनएससी रेजोल्यूशन 1591 क्या था। देखिए, यूएस बहुत बार जो सुडानीज टेररिस्ट थे उनको टेररिस्ट की तरह लिस्ट करना चाहता था, लेकिन एज यूजुअल चाइना उन सारे एफर्ट्स को ब्लॉक करता था, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अब क्या था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1591, इसको अडॉप्ट किया गया था अराउंड 2005, ठीक है। तो बेसिकली सूडान, पर्टिकुलरली सूडान से ही रिलेटेड है। इसमें बेसिकली क्या करना था, जो भी लोग सूडान में इम्पीड कर रहे थे वहां के पीस प्रोसेस को, उन पे ट्रैवल बैन लगाना था और उनके एसेट्स यानी कि मॉनेटरी एसेट्स को फ्रीज करना था, ताकि कोई फिनेंसिंग ना हो पाए, कोई वो आगे अपना एजेंडा प्रोपोगेट ना कर पाए, इन तरह से, ठीक है। तो फिर फाइनली इस रेजोल्यूशन, मतलब बहुत बार यूएस ने इससे पहले भी, इस रेजोल्यूशन से पहले भी बहुत बार बोला कि हमें लिस्ट करना है इस रेजोल्यूशन के तहत और उसको प्रॉपरली अडॉप्ट करवाना है रेजोल्यूशन को सारे 15 मेंबर्स द्वारा, पर बार बार चाइना कहता था हम होल्ड पे रखेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए, चाइना और रशिया का सिंपल सी बात ये थी कि मतलब इंटरनेशनल सैंक्शंस यूज करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि सुडानीज गवर्नमेंट काफ़ी प्रोग्रेस इस मुद्दे पे कर रही है, तो हमें उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन देखिए फाइनली क्या हुआ, फिर यूएस ने काफ़ी प्रेशर डाला। यूएस ने हर जगह, हर पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस पे ये बात बोलनी शुरू कर दी कि हमें सुडानीज टेररिस्ट को लिस्ट करना है, दे आर डिस्टर्बिंग द पीस प्रोसेस देयर, बहुत बार। तो इस तरह से फोर्स डेवलप हो गया। फिर फाइनली इतना ज़्यादा प्रेशर रशिया और चाइना पे भी आ गया कि जब इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो 12 वोट से अडॉप्ट किया गया। यानी कि 15 लोग होते हैं तो 3 लोगों ने कुछ या तो मतलब नहीं किया होगा, है ना। तो 3 लोगों ने एब्सटेन किया, यानी कि ना वोट करना चूज किया, अल्जीरिया, चाइना और रशिया ने। ठीक है, तो वोट नहीं किया लेकिन एटलीस्ट रेजोल्यूशन तो अडॉप्ट हो ही गया ना। तो यही कहना बेसिकली हमारे एम्बेसडर का भी है। कोई बात नहीं, चाइना अगर नहीं भी अडॉप्ट करता रेजोल्यूशन इनके खिलाफ या इनकी लिस्टिंग नहीं भी अगर होने देता, हम कोई बात नहीं, सुडानीज मॉडल अपना लेते हैं। लेट्स सॉर्ट ऑफ डेवलप प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी कंट्री। वो एब्सटेन कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे, यही चीज़। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं जो हम चाहते हैं, इतने जो 5 टेररिस्ट को लिस्ट करवाना, इन तरह की बातें हम हाईलाइट करेंगे एट द अपकमिंग नो मनी फॉर टेररिज्म पे। नो मनी फॉर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में होने वाली है नवंबर में। ये किन के द्वारा होस्ट की जाएगी हमें पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा। ओके, तो ये हम देख सकते हैं। एंड बाय ऑफिशियल्स प्रिपेयरिंग फॉर अ विजिट टू न्यूयॉर्क बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर अ सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन नवंबर। ओके, अब द सीटीसी मीटिंग इन मुंबई फॉलोज अ वीक। अब देखिए बात क्या है, इससे जस्ट एक हफ्ते पहले जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गटर्स, आपको पता है कि 26/11 मेमोरियल पे उन्होंने भी विजिट किया था, अपना ट्रिब्यूट पे किया था। ठीक है, तो ये हमने देखा, और साथ ही में उनको जो पूरी फोटोज और टेरर अटैक्स की जितने भी होटल्स की फोटोज वगैरह थी, उनकी एग्जीबिशन के थ्रू पास भी करवाया गया था। ओके, द CST रेलवे स्टेशन एंड अदर लोकेशंस ओवर 3 days विजिट। ठीक है, इसमें 166 लोगों की जान गई थी। आपको पता है ये भी थोड़ा, कहीं लोग कहते हैं अंडर रिपोर्टिंग है, इससे कहीं ज्यादा लोगों की जान गई थी। ओके, अब ये जो विजिटिंग एम्बेसडर्स होंगे, ये ना ही सिर्फ करंट मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे जो यूएनएससी के करंट मेंबर्स हैं, बल्कि इनकमिंग मेंबर्स जो हैं, जैसे हम जा रहे हैं उसके बाद बाकी मेंबर्स आएंगे, उनको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं विक्टिम्स से भी मिलेंगे, ये जो उस समय के सर्वाइवर्स हैं उनसे भी मिलेंगे। द इवेंट विल बी फॉलोड बाय एन इनफॉर्मल ब्रीफिंग ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, financing in the local and regional context according to CTC's draft agenda। CTC का ड्राफ्ट एजेंडा ये कहता है कि ना ही हम सिर्फ इस फॉर्मल ट्रिब्यूट को ऑर्गेनाइज करेंगे, बल्कि इनफॉर्मली भी हम डिस्कस करेंगे कि लोकल रीजन्स में या फिर रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, से साउथ एशिया में किस तरह से ये जो टेरर फाइनेंसिंग का पूरा चैनल चलता है, किस तरह से सक्सेसफुल हो पाया है और हमें कैसे उसे डील करना है। Now, this is something very important. Familial histories, professional graphs lie entwined in service of the Supreme Court। ये क्यों important है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के ऊपर, या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर, या फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो ओपेक है, या किस तरह के कंट्रोवर्सीज या फिर अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को ना ही सिर्फ दूसरों से इंश्योर करवानी चाहिए बल्कि खुद भी अप्लाई करनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। उसमें अंकल नेफ्यू डुओ, या फिर ये वर्ड आप जरूर लिखिएगा एक क्रिटिसिज्म में कि ये एग्जिस्ट करता है। इट वुड डेफिनेटली गिव यू सॉर्ट ऑफ अ ब्राउनी पॉइंट। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, ये क्यों मुद्दा इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। अब देखिए क्या है, DY चंद्रचूड़ किनके बेटे हैं? ही इज द सन ऑफ फॉर्मर CJI YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं जो आई थिंक 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अब आपको पता है कि हमारी कंट्री के, विच इज आई थिंक ये बहुत ही शर्मनाक बात है, आई शुड नॉट हैव यूज्ड दिस वर्ड, बट आप एक बार खुद सोच के देखिए कि हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स हो गए और अभी तक हमारी एक भी चीफ जस्टिस विमेन नहीं है। ऐसा क्यों? तो आप सोच सकते हैं कि कितना अंडर रिप्रेजेंटेशन है विमेन का हमारी जुडिशरी में। ये भी एक बिल्कुल पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन फाइनली जो जस्टिस BV नागरत्ना है, हु इज एक्चुअली द डॉटर ऑफ फॉर्मर CJI ES वेंकटरमैया, उनकी बेटी हैं। तो देखिए बात यह है, वो तो फर्स्ट विमेन बनेंगी ही CJI इन 2027, पर सिर्फ ऑलमोस्ट 1 मंथ का ही इनका टेन्योर होगा। लेकिन दोनों के ही जो फादर्स हैं वो CJI रह चुके हैं और दोनों भी अब CJI बनेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें, जो जस्टिस वेंकटरमैया है वो
वॉज इनिशियली, देखिए इनिशियली वो सिर्फ 23 दिनों के लिए रहने वाले थे CJI, बट उनके जो इमीडिएट प्रोडेसेसर थे जस्टिस RS पाठक, एक्चुअली वो ICJ में इलेक्ट हो गए थे एज उनके जो 9 जजेस में से एक जज होते हैं उनके रूप में इलेक्ट हो गए थे। तो इस वजह से उन्होंने रिजाइन किया, बहुत जल्दी रिजाइन कर दिया, और फिर जो CJI यानी कि BV नागरत्ना के जो फादर थे उनको कम से कम 6 महीने मिल गए अपने टेन्योर के। अब अगर हम जस्टिस DY चंद्रचूड़ के फादर की बात करें, एज आई सेड ही वाज द 16th CJI, और जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब अगर हम YV चंद्रचूड़ की बात करें, वो आज तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI है, 7 साल। आप खुद सोचिए, February 22 1978 से लेके July 11 1985 तक। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा टेन्योर था इनका। ओके, जस्टिस चंद्रचूड़ who will retire as the 50th Chief Justice of India on November 10, 2024 would be succeeded to the post। अब देखिए जस्टिस, आपको पता है जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद कौन आएंगे, जस्टिस संजीव खन्ना आएंगे। ये भी मैंने आपको बताया है कि इस बार ऐसा होने वाला है जो लास्ट टाइम 2007 में हुआ था। कोलिजियम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में 5 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इस बार 5+1 यानी कि 6 मेंबर्स होंगे, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 5 और मेंबर्स, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना ही ऐसे हैं जो 2024 में जब जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे उनके बाद टेक ओवर करेंगे। और टेक ओवर कोई वही इंसान कर सकता है जो कोलिजियम के अंदर प्रेजेंट हो। तो ये जब एंटर कर रहे हैं, 2023 में एंटर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बाद में कोई बंदा एंटर करेगा और वो चीफ जस्टिस बन सके, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए इनको स्टार्टिंग में ही इंक्लूड किया जा रहा है, और 6 मेंबर्स इस बार हम देखेंगे कोलिजियम में। ओके, अब देखिए जस्टिस संजीव खन्ना कौन है। जस्टिस संजीव खन्ना इज द नेफ्यू ऑफ जस्टिस HR खन्ना। HR खन्ना कौन है, जस्टिस हंसराज खन्ना के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, आई होप आपको पता ही होगा। ही वॉज द लोन डिसेंट इन ADM जबलपुर। अब देखिए, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ADM जबलपुर केस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का जो केस था, बेसिकली ये इमरजेंसी के टाइम पे एक केस था। तो देखिए उस समय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो एग्जीक्यूटिव टिल्ड था जुडिशरी का, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म पाया जा, मतलब वो जो ये केस है स्पेसिफिकली उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में क्या हुआ था, बेसिकली इमरजेंसी के टाइम में जजेस तक ने बोल दिया था, उन्होंने सरकार का फेवर किया था कि जी हाँ, जब इमरजेंसी लगती है तो किसी पर्सन के पास वो राइट नहीं रहता कि वो अपने अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सके, तो मतलब वो राइट भी सस्पेंड हो जाता है। तो जस्टिस खन्ना ने उस समय ये कहा था, देखिए ये सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट राइट। आप राइट जो फंडामेंटल राइट्स हैं इस तरह के, उन्हें कैसे आप सस्पेंड कर सकते हैं, इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो। ही वॉज द ओनली डिसेंट वॉइस उस पूरे बेंच में। अब देखिए इसीलिए उनको ऑब्वियसली फिर जो मिसेस गांधी थी वो नेक्स्ट थे सीनियोरिटी लेवल में चीफ जस्टिस बनने के, पर मिसेस गांधी ने उनको नहीं बनने दिया था एज वाज एक्सपेक्टेड। उनको सुपरसीड करके उनसे छोटे जो थे एज में, उनको चीफ जस्टिस इंडिया बना दिया गया था, जो मिसेस गांधी के चॉइस के थे। ओके, विच वॉज ऑफ कोर्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, यही अब देखिए जो जस्टिस खन्ना है, यानी कि हंसराज खन्ना की बात कर रही हूँ, वो 3 दिन के लिए लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे, जुलाई 1979। अब उस समय जब वो लॉ मिनिस्टर थे तब जस्टिस चंद्रचूड़ यानी कि एल्डर जस्टिस चंद्रचूड़ YV चंद्रचूड़ CJI थे। अब देखिए अंकल नेफ्यू, आपको ये सब कुछ एग्जाम्पल्स तो नहीं लिखने, पर ADM जबलपुर केस जैसे आपको पता होना चाहिए, और आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अंकल नेफ्यू डुओ आप अगर वर्ड लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं कि अब देखिए, अब हम देख सकते हैं जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सर HJ कनिया, उन्होंने सर्व किया था, उनके नेफ्यू ने सर्व किया CJI ऑलमोस्ट 40 years लेटर। ओके, जस्टिस MH कनिया वॉज द 23rd CJI 1991 के टाइम पे। अनदर अंकल नेफ्यू कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, दीपक मिश्रा को तो आप जानते ही होंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने 2017 में मोबोक्रेसी बोला था, जिस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है उसके खिलाफ काफ़ी सारी जो हम तहसीन पूनावाला हमने जजमेंट डिस्कस की हुई है, उन्होंने दी थी। तो ये कौन थे, वो भी रंगनाथ मिश्रा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, 21st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके नेफ्यू थे। तो ये अंकल नेफ्यू ड्यू, इसीलिए देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि कोलिजियम सिस्टम बहुत ओपेक मैनर में फंक्शन करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो डिसाइड किया जा रहा है वो बहुत ही ओपेक मैनर में हमेशा फेवर किया जाता है। हाई कोर्ट में से किस बंदे को उठा के अपॉइंट करने के लिए एलिवेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उस इंसान को
बेसिकली जो किसी का नेफ्यू हो या किसी का ग्रैंडसन हो, है ना, इस तरह से। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एग्जिस्ट करता है। ये क्रिटिसिज्म है सुप्रीम कोर्ट का। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को। जितने भी यहाँ पे एडिटोरियल्स हैं, हमें वो मोस्टली आई थिंक वो ऋषि सुनक से ही रिलेटेड हैं। ओके, फिर इसके बाद हमें बहुत स्लाइटली और भी कॉन्सेप्ट्स को देखना है। ओके, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बट बिफोर दैट दिस पीएम ऋषि सुनक। अब देखिए क्या है, ब्रिटेन के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो बहुत ही यंग है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है पिछले 210 सालों में। ही इज जस्ट 42 एंड अ पर्सन ऑफ कलर, यानी कि ही इज नॉट वाइट। ओके, ही इज ब्राउन। हिज अपॉइंटमेंट इज हिस्टोरिक डेफिनेटली, क्योंकि वो फर्स्ट नॉन वाइट लीडर हैं कंट्री के। वही जिन्होंने हमको आके गुलाम बनाया, आज उन्हीं के डिसेंडेंट उन पे बेसिकली उन पे रूल नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले डाई डाउन हो चुका है, बट उनके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। येट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ट्रू दैट बाय ऑलमोस्ट एनी अदर यार्डस्टिक द सुनक स्टोरी ऑफ राइज टू पावर इज नॉट एन अंडरडॉग टेल। मतलब ऐसा नहीं है कि इनका राइज हो जाना बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कलर के माध्यम से मतलब थोड़े अलग है, मल्टीकल्चरलिज्म को डिपिक्ट करते हैं। पर अदरवाइज मतलब अगर वो बाई चांस वाइट होते तो उनकी स्टोरी कोई बहुत खास नहीं है। ही वाज सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एनीवेज, क्योंकि गिवन द फैक्ट वो बहुत ही रिच हैं, बहुत ही ज्यादा रिच। अब देखिए, मैं आपको यही पॉइंट बताना चाहती हूँ कैसे रेस के ऊपर क्लास हमेशा भारी हो जाता है। क्लास क्या होता है? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, रिच पुअर, और रेस क्या होता है? काला गोरा, इस तरह की रेसेस या एथनिसिटी। ठीक है, तो रेस कुछ भी हो, बाय चांस अगर आप अमीर हैं बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखिए, हमेशा रेस में से भी जो अपर रंग्स हैं, जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ रंग्स हैं, वही तो सिर्फ कॉर्नर कर रहे हैं सारे बेनिफिट्स को और ऊपर बढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, हैड इट बीन some normal color person, it wouldn't have been possible. ओके, जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे देख सकते हैं उनकी एजुकेशन कहाँ हुई, एलीट प्रेपरेटरी स्कूल्स में हुई, फिर उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड गए, देन स्टैनफोर्ड, है ना। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं उनकी करंट नेटवर्थ क्या है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, ही इज़ द वेल्दीएस्ट ऑफ ऑल। और नेटवर्थ ऑब्वियसली उनकी अपनी जो वाइफ है अक्षता मूर्ति, आपको ये भी पता है कि उनको इन्फोसिस में से कितने सारे डिविडेंड्स, कितने करोड़ों के डिविडेंड्स मिलते हैं एक साल के अंदर, तो ये बातें आपको पता है, इसी वजह से वो बहुत अमीर हैं। अब उनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है कि किंग चार्ल्स और उनकी जो क्वीन कंसॉर्ट है, उनकी भी इनकम को मिला लिया जाए तो उनसे भी ज्यादा अमीर बनते हैं। एट अ टाइम व्हेन लार्ज पार्ट्स ऑफ यूके आर ग्रैपलिंग विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एंड मेनी आर स्ट्रगलिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सुनक्स टर्म इन ऑफिस some fear might be shaped, even constricted by the view from the top of the pyramid. अब देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऋषि सुनक, इस एडिटोरियल में भी मोरलेस यही चीज बताई गई है कि ऋषि सुनक इतने अपर रंग को बिलोंग करते हैं कि उन्हें एक्चुअल में नहीं पता महंगाई क्या होती है, उन्हें एक्चुअल में ये नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। सीरियसली, इज नेवर एवर सफर्ड दैट, क्योंकि जिस इंसान को ये नहीं पता कि एक्चुअल सफरिंग ग्राउंड लेवल पे होती क्या है, तो वो इंसान जो भी देखेगा वो टॉप से देखेगा, अबव से देखेगा, ग्राउंड से कभी भी वो इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं पाएगी उन तक, क्योंकि ही इज नेवर गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट। ओके, एज ही रोज टू पावर स्टॉन्ट। अब देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिकली ऋषि सुनक है वो बहुत ही हार्ड लाइन सपोर्टर हैं ब्रेग्जिट के। ओके, ही हैज कंसिस्टेंटली टेकन अ हार्ड लाइन ऑन इमिग्रेशन, यू नो, विच इज़ वेरी आयरॉनिक, क्योंकि वो खुद एक इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं जो कीनिया से वहाँ गए थे 1960s में, और फिर वो उन्हीं के प्रोजनी है। पर फिर भी जिस तरह का इमिग्रेशन के अगेंस्ट उनका स्टैंड है, तो हम देख सकते हैं गिवन द फैक्ट वो एक कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं और उनकी वाइफ भी एक इमिग्रेंट है। Even though, okay, in essence, Rishi Sunak is a politician in the Boris Johnson. अब अगर हम देखें, कुछ नहीं है, वो बोरिस जॉनसन ही है, ऑलमोस्ट बोरिस जॉनसन की एक कॉपी आप मान सकते हैं उनको। ठीक है, इन अ ब्रिटेन दैट सीम्स टू बी कल्चरली एंड politically closing in on itself. It is on the economic and trade fronts that Sunak has proved his mettle. अब देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैरी गो राउंड वाली चीज़ है उनके लिए, कुछ कुछ चीज़ों में उन्होंने खुद को एफिशिएंट और प्रोफिशिएंट प्रूव भी किया है। जिस तरह से ब्रिटिश इकोनॉमी को उन्होंने एज चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, आप इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक मिनिस्टर के रूप में, जिस जैसे उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमी को पैंडेमिक के टाइम पे संभाला, इट वाज डेफिनेटली वेरी लार्जली लॉडेड एंड ही हैज स्पोकन कंसिस्टेंटली ऑफ द नीड फॉर ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। अभी हम देखेंगे इंडिया के टर्म्स में भी किस तरह का ट्रेड चाहते हैं, काफी विजनरी है वो, हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर लिस्ट ट्रस्ट बिलीफ
brief premiership ended due to poor economic policy. It is important for Sunak to live up to his reputation and promise. Obviously जिस तरह का acumen उन्होंने pandemic के time पे दिखाया वही हम उनसे expect भी करते हैं, at least UK के लोग उनसे expect करते हैं. The figure of PM Sunak is also significant for what it says about the evolution of the Conservative Party. ओके, एज डिवोर्स्ड एज सोनक मे बी फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. अब देखिए वही, इनको मिडिल क्लास स्ट्रगल का पता ही नहीं है कि क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है. All of that, and his journey bear testament to the possibilities constrained in the movement of people and capital across borders. In that sense, by virtue of his ethnicity and religion, as the child of Indian origin immigrants and as a practicing Hindu, a religious minority in the UK, he has breached a conservative wall that deserved to come down in a multicultural society. अब देखिए बात ये है, थोड़ा सा इनको बस स्पेशल जो बना देता है, मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि जो इनके पेरेंट्स थे एक्चुअल में, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक्चुअल में जो अनडिवाइडेड इंडिया था, अभी वो वाला रीजन पाकिस्तान में गुजरनवाला जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब प्रोविंस का पाकिस्तान का, वहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे. ठीक है, तो फिर वो केन्या चले गए थे, यानी कि अफ्रीका. फिर केन्या से ये लोग यूके ट्रांसफर हुए, इसीलिए इंडियन डिसेंट है इनका. तो आप जानते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने जिनेहू पहना था अपने स्पीच के टाइम पे, तो अ प्राउड हिंदू एज ही कॉल्स हिमसेल्फ. तो इस तरह, और वो माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, क्योंकि सब क्रिश्चियन है यूके में, है ना. आपने देखा होगा किस तरह से जब क्वीन की फ्यूनरल के टाइम पे जैसे वर्सेस बोले गए थे, कंप्लीटली क्रिश्चियन, है ना. जिस तरह की मेजोरिटी वहाँ पे है, तो बस उन्होंने अगर किसी वॉल को ब्रीच किया है, कॉन्जर्वेटिव वॉल को, जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उससे अगर थोड़ा सा वो लांगे हैं कॉन्जर्वेटिज्म से, तो मतलब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का ऊपर उठ के आना इस तरह से, वो कुछ अलग है. पार्ट ऑफ द चैलेंज दैट स्टेयर्स एट हिम इज ऑल्सो मेड ऑफ दिस. सुनक इज अ प्रोडक्ट ऑफ द वेरी फोर्सेस दैट स्टैंड इन ऑपोजिशन ऑफ द पोस्ट ब्रेक्जिट कॉन्जर्वेटिव पार्टी, जिसको कॉन्जर्वेटिव पार्टी जिसको अपोज करती है, ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं, जैसे बोरिस जॉनसन. ऑब्वियसली कॉन्जर्वेटिव पार्टी ही रिपब्लिकन पार्टी है यूएस में, जिसके ट्रम्प एपिटमी है, वो भी ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ थे, है ना. प्रोटेक्शनिस्ट थे बहुत ज़्यादा, और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज के खिलाफ, डाइवर्सिटी इन रिलीजन के खिलाफ, इमिग्रेशन के खिलाफ. जो इनकी पार्टी जिन जिन चीज़ों को अपोज करती है, ये उस हर एक चीज़ का प्रोडक्ट है. ग्लोबलाइजेशन ना होती तो इनके माँ बाप केन्या से वहाँ कैसे जाते, ठीक है. डाइवर्सिटी ना होती तो मतलब इनकी लैंग्वेज भी वो नहीं है हिंदू, ना इनका रिलीजन वो है जो पूरी कंट्री का इनका रिलीजन, ना कल्चर है ना, और ये इमिग्रेंट्स के ही बच्चे हैं. तो हर वक्त चीज़ को, हर एक फोर्स को जो इनकी पार्टी अपोज करती है, ये उस हर एक चीज़ का प्रोडक्ट है. वुड इज स्टोरी बी पॉसिबल विद द हार्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज. अब देखिए बहुत वही आयरॉनिक है, जैसे कि हमने देखा था सियोला ब्रेवरमैन, वो भी हम आगे इस एडिटोरियल में देखेंगे कि it is very ironic. I can all I can say is this: the current juncture in the global, okay, and under the threat from own weaknesses. अब देखिए बात क्या है, डेमोक्रेसी की ना कुछ वीकनेसेस होती हैं. डेमोक्रेसी, लिबरल वैल्यूज के वो प्रमोट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को. अब साथ ही साथ में जब आप बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन प्रमोट कर देते हैं, फिर उसकी कुछ वीकनेस होती है. वीकनेस ये होती है कि आपके कंट्री मेंबर्स को, या फिर आपके जो लोअर रंग्स के फार्मर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको लगने लग पड़ता है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट को भरा जा रहा है इंपोर्टेड प्रोडक्ट से, तो हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम तो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे. तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो ईयू में थी, वो उनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं और हम सफ़र कर रहे हैं, है ना. तो ये डेमोक्रेसी की कुछ वीकनेस है. तो वही उसी का बाय प्रोडक्ट ब्रेक्जिट है, जो 2016 में. यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लिखा, अब हम देखेंगे क्या होता है यहाँ पे. ओके, रेशिज्म इन द यूके. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आफ्टर ऑल रेशिज्म इन द यूके रन सो डीप दैट इट टुक एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन. अब देखिए क्यों, सुनक को तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था ना प्राइम मिनिस्टर, क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उनके अगेंस्ट रेशिज्म था. ही इज अ मैन ऑफ कलर. साथ ही साथ में देखिए उनको प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने के लिए एक इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस से सफर करना पड़ा पहले उनकी कंट्री को. 2 प्राइम मिनिस्टीरियल रेजिग्नेशन हुए, लिज ट्रस, उससे पहले बोरिस जॉनसन, ठीक है. इलेक्टोरल मैंडेट उनको नहीं मिला, बहुत सारी चीजें. बस सिर्फ उनके पार्ट पे एक
इतना बड़ा इकोनॉमिक प्रिविलेज होने के बाद भी इतना टाइम उनको लग गया कि वो मल्टीकल्चरलिज्म को सक्सेसफुल बना पाए उस रेसिस्ट कंट्री में। ठीक है, बहुत सारे लोग उनको ब्रिटिश भी नहीं मानते। जिस तरह से अगर आपको याद होगा जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, तो बार बार जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी थी वो बार बार उनसे ये कहा करती थी, आप अपने पेपर्स लेके आओ, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, कहाँ पैदा हुए हो आप, हमें तो, क्योंकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ वो इंसान बन सकता है जो यहाँ पैदा हुआ है, वहाँ की लैंड में पैदा हुआ है। ठीक है, और बार बार उन पे एलिगेशंस जस्ट बिकॉज इट इज अ रेसिस्ट कंट्री समहाउ। ओके, गिवन दैट ही लॉस्ट द प्रीवियस लीडरशिप बिड टू लिज ट्रस, डिस्पाइट उनकी इतनी कंपीटेंस जो उन्हें पैंडेमिक टाइम में दिखाई, उसके बाद भी वो लिज ट्रस से हार गए। इसका मतलब क्या है, वो वाइट है और उस तरह का जो बोनहोमी दिखाते हैं आपस में ये लोग, वही प्रिवेल की। बट टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ हिज राइज एंड द चॉइसेस ही फेसेस, देयर इज अ नीड टू लोकेट सुनक एट द सेंटर ऑफ टू इंटरलॉकिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिलेमास। पॉलिटिकली देखिए क्या है कि अगर पॉलिटिकली सुनक को क्या करना है, अब बेसिकली सपोर्ट गार्नर करना है अपने प्रो ब्रेक्सिट स्टैंड के लिए, एंटाई माइग्रेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, है ना। तो ये चीज़ अब देखिए, क्योंकि उनका स्किन कलर ब्राउन है, उनको इंग्लिश पेट्रियट भी बहुत लोग नहीं मानते, तो लोग कहेंगे नहीं ये तो बस ऐसे ड्रामे कर रहा है, ब्रेक्सिट के साथ थोड़ा ना, ये तो जस्ट बिकॉज इसको प्राइम मिनिस्टर बनना था इसलिए ब्रेक्सिट का साथ दे दिया। इकोनॉमिकली इनको बहुत डिफिकल्टी क्या होगी, इनको बेसिकली स्ट्राइक करना है एक बैलेंस को, क्लासिक बैलेंस को बिटवीन वेलफेयर स्पेंडिंग टू एलिविएट एंड, अब देखिए वेलफेयर स्टेट तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रही है, लेकिन साथ ही साथ में आपको सपोर्ट करना है प्राइवेट बिजनेसेस को, वो कैसे कर पाओगे। लिज ट्रस इसी में तो हार गई। ठीक है, because race and class are paramount fault lines in British national life and Sunak is a privileged minority on both counts. माइनॉरिटी तो है लेकिन प्रिविलेज, रेस के मामले में भी और क्लास के मामले में भी। इंडियंस हु वर एस्केपिंग परसिक्यूशन, देखिए ईस्ट अफ्रीका में एक टाइम के बाद परसिक्यूशन होने लगी थी 1960-70s के टाइम पे, तब यूके ने वेलकम किया था वहाँ पे जितने भी उनके ब्रिटिश इंडिया ओरिजिन के जितने भी लोग थे उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसीलिए मतलब बहुत थैंकफुल रहते हैं इनके पेरेंट्स। और जो थैचर का टाइम था, मार्गरेट थैचर का टाइम था, ये ऐसे बहुत थैंकफुल रहते हैं। इसलिए सुनक जैसे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा पेट्रियट हैं एक्चुअल में, पर अनफॉर्चुनेटली इनको बार बार प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि ये कभी भी जिस तरह से यूके ने उनको पना दिया है ना, दैट सो दे रिमेन ग्रेटफुल। अब देखिए जैसे मैंने बताया शूला ब्रेवरमैन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे उन्होंने कहा था हम FTA साइन ही नहीं होने देंगे इंडिया के साथ, क्योंकि ये लोग आ जाते हैं सालों के लिए यहाँ पे रह जाते हैं। और शूला ब्रेवरमैन खुद एक इंडियन माइग्रेंट की बेटी है, प्रीति पटेल भी, है ना। और किस तरह से इन्होंने इसीलिए एंटाई माइग्रेंट स्टैंस रखते हैं, क्योंकि ये पेट्रियट हैं एक्चुअल में। ये सब कुछ हमने देख लिया। द मेट्रिक बाय विच सुनक विल बी जज्ड इन द कमिंग डेज, अब उनको जज किस तरह से किया जाएगा, दे वोंट। अब देखिए बोरिस जॉनसन को जो भी उसने गलतियां की, फिर भी आज सब लोगों ने उसको माफ कर दिया। ठीक है, उन्होंने इतने स्कैंडल्स को सर्वाइव कर लिया जस्ट बिकॉज एक वो ट्रू ब्रिटिश सो कॉल्ड है। ठीक है, सो मच सो के नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होने वाले हैं 2025 में, तो बोरिस जॉनसन ही कंजर्वेटिव पार्टी को दोबारा लीड करेंगे इतने सारे स्कैंडल्स के बाद भी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इट वुडंट इवन बी सिमिलर टू लिज ट्रस हु वन अ लीडरशिप बिड विदाउट पोजेसिंग अ सिंगल क्वालिटी दैट मेड हर डिजर्विंग ऑफ बीइंग इन दैट पोजीशन। सुनक को ब्लेम किया जाएगा बार बार उनके आउटसाइडर नेचर की वजह से, डिस्पाइट ही इज क्विंटेसेंशियली ब्रिटिश। व्हाट्स वर्स, और इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, ही विल राइटफुली बिकम an icon of the success of British multiculturalism। मुझे क्या होगा, देखिए जब कोई एक एथनिक माइनॉरिटी का इंसान जब एक बहुत ऊंचे रंग पे पहुंच जाता है, तो और लोगों को जो माइनॉरिटीज होते हैं उनको काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि हम भी, वो ड्रीम करने लगते हैं कि शायद हम भी इनकी तरह कभी ऊपर बढ़ सकते हैं। रेशियल जस्टिस की मांग और बढ़ जाती है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं उनकी कंट्री में, सो दैट कुड मेक थिंग्स वर्स, as you call it. Sunak needs to stabilize the economy to win over an electorate that hardly understand। देखिए आप इलेक्टोरेट को, जो आपको समझती नहीं इलेक्टोरेट, आप उनको कैसे ये चीज़ समझा पाएंगे कि आप बेसिकली उनके लिए इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और ऑब्वियसली सुनक भी अपने पार्ट पे कुछ चीज़ों में नहीं उनको समझ सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मिडिल क्लास स्ट्रगल होता क्या है। He has less than 2 years to do that before the success of the British multiculturalism becomes what it probably is, an accident। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ब्रिटिश मल्टीकल्चरलिज्म है वो एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऐसा कभी होना था ही नहीं। दैट दिस इज हैपनिंग, और कभी आगे हो ही ना। अगर सुनक सक्सेसफुल ना हो पाए तो ये एक धारणा बन जाएगी यूके में कि देखिए ये जो रेस जो
ब्राउन स्किन कलर वाले जो लोग हैं इतने एफिशिएंट ही नहीं होते, कंपिटेंट ही नहीं होते, दे आर नॉट ट्रूली ब्रिटिश एंड ये तो बस ड्रामा करते हैं ब्रेग्जिट को सपोर्ट करने का, बट दे आर बहुत और कंट्रीज पे ये लोग बहुत काफ़ी फेवर करते हैं, इंडियंस को अलाउ कर देते हैं आने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट दिस इज हैपनिंग डिस्पाइट चांसलर सुनक सक्सेस इन कीपिंग मैनी ब्रिटन्स अफ्लोट एंड अलाइव ड्यूरिंग द पैंडेमिक लेज बेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट यूनाइट द किंगडम। ऑलराइट, अब हमें द हिंदू के सारे आर्टिकल्स को देखना है। All right, where is it? Okay, Jaishankar holds talks on bilateral relations with Britain's foreign secretary. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इतना कुछ चल रहा है उसके बाद भी इंडिया और जो यूके है वो अपने बीच में जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं उसको बरकरार रख रहे हैं। ये डिपिक्ट करते हैं कि हमारी बॉन्ड कितनी स्ट्रांग है। ओके, तो मिस्टर जयशंकर मिले हैं किसके साथ? अपने यूके काउंटर पार्ट के साथ, जेम्स क्लेवरली। अब देखिए जेम्स क्लेवरली के बारे में तो हम पहले भी पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि ऋषि सुनक जी का जो कैबिनेट होगा वो फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में इन्हें ही रिटेन कर रहे हैं। ओके, दोनों मिनिस्टर्स ने फ़ोन कॉल पे बात की है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, पर इनके बीच में कोई FTA के बारे में बातचीत नहीं हुई है, जिनकी दिवाली डेडलाइन थी। बोरिस जॉनसन ने कहा था कि दिवाली तक हम कर देंगे इसको साइन, पर ऐसा नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज शोला ब्रेवरमैन जैसे लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस विड्रॉ कर लिया। अब इन्होंने काउंटर टेररिज्म, बायलैटरल रिलेशनशिप्स और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है मिस्टर सुनक को मंडे को, और उन्होंने दीपावली ग्रीटिंग्स दी हैं और एंड सेड दैट ही लुक्ड फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज एंड इम्प्लीमेंटिंग। अब उन्होंने कहा है हम साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे रोड मैप 2030। अब देखिए रोड मैप 2030 जिसको लॉन्च किया गया था मई 4, 2021 को ड्यूरिंग द इंडिया यूके वर्चुअल समिट, जो किसने लीड की थी? मिस्टर मोदी और मिस्टर जॉनसन ने। देखिए कभी भी इंडिया यूके रिलेशंस में कुछ आए तो आप जरूर रोड मैप 2030 का मेंशन करें, ठीक है। इसका मेन फोकस बेसिकली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने पे था, जो अब पता नहीं कब हो पाएगा, लेकिन हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि नो इट इज ऑन ट्रैक, इट्स ओके, डिले हो गया है पर ऐसा नहीं है कि हमने वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ इट कम्प्लीटली, नो दैट हैजंट हैपेंड। तो बहुत ही जल्दी हम देखेंगे। ऋषिज राइज ट्रिगर्स और वॉर ऑफ वर्ड्स बैक इन इंडिया। अब देखिए क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी देख लेते हैं, कैसे इंडिया को कंपेयर किया जा रहा है यूके के सिनेरियो के साथ। तो देखिए बीजेपी और जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके बीच में टसल छिड़ गई है। जैसे ही ऋषि सुनक को अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि देखिए वहाँ पे एक इतनी एथनिक माइनॉरिटी, इतनी छोटी माइनॉरिटी जिसको उन्होंने स्लेव बनाया, उस कल्चर को बिलोंग करने वाले एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन अब भारत में पिछले 8 सालों में क्या हो रहा है? मेजॉरिटेरियन नेचर। आप क्यों नहीं बनाते किसी प्राइम मिनिस्टर को जो एक एथनिक माइनॉरिटी को बिलोंग करता हो, मे बी क्रिश्चियन, मे बी मुस्लिम, मे बी सिख, तो ये सारी चीज़ें है ना। तो फिर बीजेपी ने उसको काउंटर करते हुए इस क्लेम को कहा है, आप भूल रहे हैं APJ अब्दुल कलाम जी को प्रेसिडेंट बनाया हमने, आप भूल रहे हैं मनमोहन सिंह ने 10 साल रूल किया है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और साथ ही साथ अब हम देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी भी हमारी प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखिए एक क्रिटिसिज्म और है, यहाँ नहीं लिखा पर मैं आपको बता देती हूँ पब्लिक डोमेन में, कि प्रेसिडेंट ना बनाना बहुत आसान है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर्स होती नहीं है, ये बात आपको पता है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। तो प्राइम मिनिस्टर जब कोई एक इलेक्टोरल मैंडेट, जब एक जनता सपोर्ट करेगी ना एक प्राइम मिनिस्टर को, तब डिपेंड करता है कि तब असली पता चलेगी बात कि हाँ सच में हमारे यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म या इस तरह का वो राइज कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ द बीजेपी ऑल्सो रिजेक्टेड। अभी बहुत सारे पैरेलल्स ड्रॉ किए गए कि सोनिया गांधी को कैसे इटालियन बार बार कहा जाता है, और उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से बीजेपी ने ही रोक दिया था 2004 में। उन्होंने खुद भी डिनाई कर दिया था वैसे तो, क्योंकि उन्हें पता था कि उन पे काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जाएंगे उनके सिटीजनशिप वगैरह को लेके। दो वो उन्होंने नेचुरलाइज तो कर ली थी अपनी सिटीजनशिप, बट ऑफ कोर्स शी ऑल्सो न्यू इट। पर उन्होंने बोला गया कि सोनिया गांधी के खिलाफ आप कितनी तरह की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे कितने तरह के गलत कैंपेन्स उनके खिलाफ चलाते हैं, और आप ब्रिटेन से हमें लेसन सीखना चाहिए। तो बीजेपी ने कहा है देखिए कंपेयर मत करिए सोनिया गांधी को और ऋषि सुनक को, क्योंकि सोनिया गांधी इज इटली बॉर्न और जो ऋषि सुनक है ही इज अ यूके बॉर्न, सो यू कैन नॉट कंपेयर। ये चीज इन्होंने कही है। ऑलराइट, तो हम बाकी आर्टिकल्स को देखते हैं अब।
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स किल्ड ओवर 3 लाख इंडियंस इन 2020। देखिए मुझे नहीं पता कि ये इन्वायरमेंट सेक्शन में विजन आईएएस की मैगजीन्स में कवर होगा या नहीं होगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप प्लीज़ इसका कटिंग अपने पास रखें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट जैसे भी, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो बहुत तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ। एन एस्टिमेटेड ओवर 3,30,000 पीपल डाइड इन इंडिया ड्यू टू एक्सपोजर टू पार्टिकुलेट मैटर। अब देखिए आप सोचिए फॉसिल फ्यूल कंबशन जो होता है उसकी वजह से व्हीकल्स में आप देख लीजिए चाहे फॉसिल फ्यूल कंबशन हो रहा है, तो 2020 में ही अराउंड कम से कम 3,30,000 लोगों की जान गई है। पार्टिकुलेट मैटर जो रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन की वजह से या कंबशन की वजह से। ये किस रिपोर्ट में आया है? 2022 की रिपोर्ट में आया है। किसकी? द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। लैंसेट की जितनी रिपोर्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है हेल्थ और एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे लैंसेट ने ही बहुत पहले जनवरी में ही बता दिया था कि भारत में सेकेंड वेव आने वाली है। सरकार का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म सेकेंड वेव के टाइम पे यही है कि उन्होंने लैंसेट की हर एक रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, और उसके बाद भी फरवरी के अंदर, जनवरी के अंदर और फरवरी के अंदर, क्योंकि इलेक्शंस थे वेस्ट बंगाल में, उसके बाद भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वहाँ जाके कैंपेनिंग की जोरों शोरों से, जब सो कॉल्ड गाइडलाइंस पूरी कंट्री फॉलो कर रही थी, लेकिन कैंपेनिंग के टाइम पे कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई थी क्योंकि लैंसेट की सारी रिपोर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया था। और सेकेंड वेव शायद सबसे हॉरिफिक मोमेंट था बहुत लोगों की लाइफ का। ओके तो इसीलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ टाइम में इसने काफ़ी करेंसी गेन किया है। ओके, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए हेल्थ सच में मर्सी पे ही रह गया है फॉसिल फ्यूल्स की, जिस तरह की जाने गई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर हम बात करें 2000 और 2004 से लेकर 2017-2021 तक की हीट रिलेटेड डेथ्स इंक्रीज्ड बाय 55% इन इंडिया। तो हीट वेव्स का जो भी कंसेप्ट है, क्लाइमेट चेंज का जो भी कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ का क्या रिश्ता है, अगर इस पे क्वेश्चन आ गया आपके GS3 में तो आपके लिए कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद सम फैक्ट एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, और भी बड़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, हम देखेंगे कैसे। अब देखिए इस रिपोर्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट और साथ ही में सारे कंपनीज दे कंटिन्यू टू फॉलो स्ट्रैटेजीज जो इंक्रीजिंगली थ्रेटन करते हैं हमारी हेल्थ को और सर्वाइवल को, लोगों की और हमारे फ्यूचर जनरेशन की हेल्थ को भी। 45% of urban centers in India are classified as moderately green or above. तो this is a good thing. Okay, मतलब यहाँ पे काफी पेड़ उगाए गए हैं, कार्बन सिंक्स हैं। वैसे तो और इम्प्रूव करना चाहिए, but still giving an indication of the economic loss. Now this is also something very important. क्या पता क्वेश्चन इस तरह से आए कि आप लिंक करिए क्लाइमेट चेंज, हेल्थ और इकोनॉमी को। तो ये फैक्ट आप लिख सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमिक लॉस भी होता है। देखिए अगर बहुत ज़्यादा हीट वेव आ गई, अचानक से बहुत ही गर्मी यहाँ पे आ गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ऑब्वियसली आप क्या होगा, आपके लेबर आवर्स कम हो जाएंगे, आप उतनी मेहनत कर ही नहीं सकते, है ना। तो वही हुआ है ना। जब आप उतनी लेबर आवर्स नहीं दे पाओगे तो इनकम कम हो जाएगी, आपकी GDP कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है यहाँ पे। Okay, the report states that in 2021, Indians lost 16,720 crore potential labor hours due to heat exposure, with income losses equivalent to about 5.4% of the national GDP. Okay, it added that the duration of the growth season for, अब देखिए ये अगर एक क्वेश्चन साथ में ये भी जुड़ जाए क्लाइमेट चेंज का, हो सकता है एक क्वेश्चन के 6 सब पार्ट्स होते हैं, किस तरह से इतना ऑल एनकम्पासिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसीलिए क्या पता क्वेश्चन आ जाए क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर के बारे में, आप लिंक बताएं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ द ग्रोथ सीजन, यहाँ पे आप फैक्ट लिख सकते हैं मेज का ग्रोथ सीजन कैसे डिक्रीज हो गया, श्रिंक हो गया है 2% से। ठीक है, 1981 से 2010 के बीच में। वैसे ही राइस और विंटर का जो है, विंटर वीट का जो ग्रोथ सीजन है वो डिक्रीज हो गया है 1% से। तो देखिए मेज का ग्रोथ सीजन क्या होता है, मोस्टली जून जुलाई अगस्त के टाइम पे। ठीक है, इट्स अराउंड मॉनसून एंड ऑल्सो समटाइम्स इन स्प्रिंग। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली ना, आप खुद सोचिए क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, इरेटिक मॉनसून पैटर्न्स होते हैं, मॉनसून का पता नहीं है कब आ रहा है कब जा रहा है, तो इसी वजह से ऑब्वियसली आपकी क्रॉप्स भी तो सफर करेंगी, वही हो रहा है। ओके, अब विंटर नहीं है, विंटर कम पड़ेगी तो राबी क्रॉप सफर करेंगी, वही चीज़ है। इन 2019 इंडिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में बहुत बड़ी एक फैक्ट है, 2019 में इंडिया हैड अ नेट नेगेटिव कार्बन प्राइस, यानी कि कार्बन प्राइस यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को इतना सब्सिडाइज कर दिया गया कि ऑलमोस्ट जीरो से भी कम प्राइस पे फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल है। सरकार इतना सब्सिडाइज करती है फॉसिल फ्यूल्स को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है जो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। इंडिया एलोकेटेड अ नेट $34 बिलियन टू दिस इन 2019 अलोन, इक्विवेलेंट टू 37.5% ऑफ द कंट्रीज नेशनल हेल्थ स्पेंडिंग। मतलब आप खुद सोचिए, नेशनल हेल्थ स्पेंडिंग पे जितना आप लगा रहे हो उसका 37.5% आप साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स को सब्सिडाइज करने में लगा देते हैं। तो आप हेल्थ को भी तो चुनौती दे ही रहे हैं साथ साथ, क्या फ़ायदा आपका वहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेंड करने का। ये चीज़ इस रिपोर्ट का इंडिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया चाइना शुड सीक अ कॉमन ग्राउंड फॉर डेवलपमेंट सेज एनवॉय। ये बहुत खास नहीं है, इसमें बस इन्होंने ये बोला है क्योंकि 3 साल का टेन्योर इनका पूरा हो गया है। जो हमारे चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में आए थे, व्हाट इज हिज नेम, सुन विडोंग, ओके, सुन विडोंग आए थे। इनके बारे में आप बहुत बार देखते होंगे, तो इन्होंने जाते जाते अब ये कहा है। देखिए इनका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 3 साल में ये एक्चुअली हमारे रिश्ते खराब हुए हैं और इन्होंने खराब होते देखे हैं गलवान क्लैश के बाद से, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि देखिए हम नेबर्स हैं और इट इज़ नेचुरल, दो नेबर्स की लड़ाई होना बहुत नेचुरल है। वैसे चाइना और इंडिया के बीच में जो लड़ाई है वो डिफरेंसेस हैं छोटे मोटे, तो इन चीज़ों को ठीक है चल रहा है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, पर हमें डिफरेंसेस से ज़्यादा हमारी क्या कॉमनैलिटीज़ हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। हम डायलॉग के माध्यम से अपने सारे पेंडिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे और कॉमनैलिटीज़ इतनी सारी हैं कि डिफरेंसेस कम लगेंगे, लेकिन हम डिफरेंसेस पे ही फोकस करते रहेंगे। जो वेस्ट चाहता है कि हम फोकस करते रहें, तो हमारे बीच में सब डिस्ट्रप्ट हो जाएगा। यही चीज़ इन्होंने कही है। हमें एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नॉन इंटरफेरेंस दिखानी चाहिए, एक दूसरे के पॉलिटिकल सिस्टम और एक दूसरे के डेवलपमेंट पाथ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो बहुत, ये तो खैर सच में इंपॉर्टेंट है, हर एक कंट्री को एक दूसरे के पॉलिटिकल सिस्टम और एक नॉट दैट के वहाँ पे हम जो बेसिकली म्यांमार का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको सपोर्ट करने लग पड़े, ऐसा नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखिए इन्होंने बोला है कि जो वेस्टर्न थ्योरी है जियो पॉलिटिक्स की, जो वेस्टर्न बुक्स बताती हैं, उसको अगर आप चाइना इंडिया रिलेशनशिप पे अप्लाई करेंगे तो ये छोटी मोटी, ये ऐसा कह रहे हैं छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, मैं नहीं मानती ऐसा। तो इनका ये कहना है ये छोटी मोटी दिक्कतें फिर आपको इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी लगने लग पड़ेगी, लेकिन आप थोड़ा सा देखेंगे कि हम नेबर्स हैं, होना तो लाजमी है थोड़े बहुत डिफरेंसेस, तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। After outcry, Museum on Bengal Muslims seal in Assam 2 persons held. Now this is something, अब ये मल्टीकल्चरलिज्म के ही कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी के चलते ये भी देख लेते हैं कि देखिए असम में भी बहुत सारी तरह की चीज़ें जो एंटाई माइनॉरिटी केसेस हैं हमें बहुत सुनने के लिए मिलते हैं। ओके, तो उसी के चलते हुए यहाँ पे एक और चीज़ आई है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं असम के एक गोलपारा डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने सील कर दिया है मियाँ म्यूजियम को ट्यूसडे को। ओके, जस्ट 2 दिन बाद जब इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि माइग्रेंट मुस्लिम्स जो हैं वहाँ के, देखिए ऐसा नहीं है कि पिछले साल ही माइग्रेट होके आए थे, ये मुस्लिम सालों से वहाँ रह रहे हैं। 1980 मतलब अराउंड 1900s या लेट 1800s में ये वहाँ पे माइग्रेट कर गए थे। तो बहुत पुराने, मतलब बंगाली मुस्लिम्स ही हैं, बट बंगाली हिंदूज नहीं है, इसीलिए दे सीम एज एलियंस टू इंडिजिनस कम्युनिटीज़। और बहुत सारा आप वहाँ पे प्रोटेस्ट देखते हैं हम आए दिन। तो वो देखिए बेसिकली माइग्रेंट मुस्लिम्स के कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, द रीज़न साइटेड, अब इसको सील क्यों किया गया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के जहाँ पे घर बनाया गया था उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है और इसीलिए इसको सील भी किया गया। अब देखिए जो आइटम्स इन्होंने शोकेस की थी इस म्यूजियम में, वो जिस तरह का लाइफस्टाइल और कल्चर है इनका उसको डिपिक्ट करती थी। अब इंडिजिनस कम्युनिटीज़ आपको पता है इन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स कहती हैं, बांग्लादेशीज कहती हैं, गो बैक टू बांग्लादेश बहुत बार इनको कहते हैं। ओके, अभी लेट 1890s में यहाँ के सेटल हुए थे मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, एंड दे वर ब्रॉट बाय द ब्रिटिश ओनली, ब्रिटिशर्स ही ने लेके आए थे कमर्शियल फार्मिंग के लिए बंगाल रीजन में, जूट वगैरह की फार्मिंग के लिए, टी वगैरह की फार्मिंग के लिए, ठीक है। दोज हु ओपन द मियाँ म्यूजियम, अब देखिए इन्होंने बोला है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मिस्टर शर्मा यानी कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी ये कहना है कि मियाँ म्यूजियम में बेसिकली आप क्या करना चाहते हो, अब गवर्नमेंट को आपने बताया भी नहीं, आप क्या वहाँ पे डिस्प्ले करोगे, किस अपने लाइफस्टाइल की कौन सी चीज़ें वहाँ पे दिखाओगे, वो सब तो हमें नहीं बताया गया। और हम तो ये भी डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि इनको फंड्स कहाँ से आए, क्योंकि एक प्राइवेट म्यूजियम है, इतना सारा फंड कहाँ से आ गया सेटअप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए म्यूजियम को, ये इन्होंने कहा है। फर्दर अब इनका ये कहना है जो वहाँ के
पुलिस के जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि हम फर्दर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहीं इनका एसोसिएशन अलकायदा से तो नहीं है या फिर बहुत सारे और इस तरह के बांग्लादेश बेस्ड टेरर ग्रुप्स के साथ तो नहीं है। दे सेड इट वाज सेट अप टू, कई लोग कहते हैं, इंडिजिनस लोग कहते हैं कि इसको इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिजिनस ग्रुप्स को इंटिमिडेट कर सकें, उनको दिखा सके कि हम सुपीरियर हैं, हमारा कल्चर सुपीरियर है एंड ऑल ऑफ दैट। रशिया इज परफॉर्मिंग सीक्रेट वर्क एट ज़ैपोरिजिया प्लांट, सेज यूक्रेन्स न्यूक्लियर एजेंसी। अब देखिए क्या है, यूक्रेन की जो न्यूक्लियर एनर्जी ऑपरेटर है, उन्होंने बोला है ट्यूसडे को कि रशियन फोर्सेस क्या कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट वर्क कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब जो ज़ैपोरिजिया वाला जो एरिया है वो ऑब्वियसली रशिया के कंट्रोल में है अभी प्रेजेंटली, तो अब वो वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ये हमारी रिसर्च ने बताया, पर एग्जैक्टली किस तरह का डिजास्टर वर्क वो करने में सक्सेसफुल हो जाए वो हमें नहीं पता। अब आपको ज़ैपोरिजिया पता है कि क्या है, यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यूक्रेन ऑल्सो डिसमिस्ड। अब देखिए मॉस्को क्या कहता है, रशिया क्या कहता है, देखिए यूक्रेन क्या करने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन चाहता है कि okay, claim as an attempt to distract attention from Kremlin's own alleged plans to detonate। अब देखिए रशिया क्या कह रहा है यूक्रेन को कि वो रेडियो एक्टिव वेस्ट ज़ैपोरिजिया का जितना भी था वो हम पे यूज़ करना चाहते थे, वो एक डर्टी बॉम्ब बना रहे हैं वेस्ट के साथ मिलके, जो हम पे अटैक करना चाहते हैं एक बॉम्ब के साथ एंड ऑल ऑफ दैट। जो यूक्रेन ने कहा है ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, ये आप अपने प्लान्स हम पे थोप रहे हो, यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इन माई माउथ विच इज़ एक्चुअली नॉट इवन ट्रू। ये चीज़ इन्होंने कही है। एनर्गो एटम, द यूक्रेनियन स्टेट एंटरप्राइज दैट ऑपरेट्स द कंट्रीज 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उन्होंने कहा है रशियन फोर्सेस बहुत सारे सीक्रेट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में। ओके, कहाँ पर, ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। रशियन ऑफिसर्स कंट्रोलिंग द एरिया वोंट गिव एक्सेस टू यूक्रेनियन स्टाफ रनिंग द प्लांट और मॉनिटर। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि हमें ना यूक्रेनियन फोर्सेस जिनका एक्चुअल में वो पावर प्लांट है ना उनको एक्सेस दे रहे हैं वहाँ जाके देखने के लिए कि वहाँ काम चल क्या रहा है, ना ही आप यूनाइटेड नेशंस की जो IAE है उनको वहाँ आने दे रहे हो। करना क्या चाहते हो आप। एनर्गो एटम कहता है देखिए कि रशियंस आर प्रिपेयरिंग अ टेररिस्ट अटैक यूजिंग न्यूक्लियर मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो वहाँ पे है स्टोर्ड है प्लांट में, उसको यूज करके एक न्यूक्लियर अटैक हम पे करना चाहते हैं, एक टेरर अटैक। फोकस ऑन इंडिया यूके टाइज एज सुनक बिकम्स। अब देखिए किस तरह का सुनक हमारे साथ रिश्ता चाहते थे, हम देखते हैं इन्होंने अपनी चांसलरशिप के टाइम पे क्या कहा था। इनका विजन ये है कि इंडिया यूके की जो बायलेटरल टाइज हैं वो देखिए ऐसे ही नहीं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं तो यूके को बस ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए कि कैसे इंडिया की मार्केट में अपनी चीज़ें बेच सके, बल्कि उनका ये कहना है कि देखिए ब्रिटेन के जो लोग हैं उनको भी लर्न करना चाहिए इंडिया से, लर्न फ्रॉम इंडिया। कैसे हो पाएगा, ये चाहते हैं कि यूके शुड गो टू इंडिया, यूके के जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड स्टडी एट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन लाइक IITs, IIMs, और फिर साथ में जो अमेजिंग स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स जिस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं इंडिया में उसका पार्ट बन सके, उनके में काम कर सकें। और राइट, यही सारी चीज़ें। अब देखिए आप देख सकते हैं ही इज़ अ डिवाउट हिंदू, है ना। जैसे कि जब ये MP बने थे तो इन्होंने किस तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि वहाँ का जो लोअर हाउस है वहाँ पे उन्होंने जब अपना ऑफिस गेन किया फिर उन्होंने भगवद गीता पे हाथ रख के ओथ लिया, है ना। वैसे ही ऑफ कोर्स अपने कैंपेनिंग के टाइम पे भी वो दर्शन करने जाते थे भक्ति वेदांता मैनर इस्कॉन टेम्पल में, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इंडियन डायस्पोरा ने किस तरह से इंडिया भी प्रे कर रही थी कि कब बनेंगे ऋषि सुनक। मेलोनी सेज इटली इज कमिटेड टू यूरोप। अब आप जानते हैं जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें फैशिस्ट, फार राइट और कॉन्जर्वेटिव और न जाने क्या, जिन्हें कहा जाता है कि वो मुसोलिनी की डिसेंडेंट है भी नॉट डिसेंडेंट एक्चुअली, पर उनकी जो पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली जो उनकी पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनका जो ओरिजिन है वो मुसोलिनी की फाशिस्ट रजीम का ही है, वहीं से डिसेंड होके वो पार्टी बनी है। उन्हीं के लोग कट पिट के आज फॉर्मर जो प्रेजेंट पार्टी है उसके मेंबर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है देखिए नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बोला है कि मेरा कोई लिंक नहीं है कंट्री के फैशिस्ट पास्ट के साथ। फाइनली जब इन्होंने फर्स्ट एड्रेस दिया पार्लियामेंट को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो इन्होंने कहा आई हैव नो लिंक व्हाटसोएवर विद दिस फैशिस्ट पास्ट, और मैंने तो कभी सिंपैथी भी फील नहीं की इस तरह के अनडेमोक्रेटिक रिजीम के लिए, है ना। तो इन्होंने ये कहा है। साथ ही में इन्होंने कहा है देखिए आई एम कम्प्लीटली यूरोपियन, मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट हूँ। लोग कह रहे थे वो फैशिस्ट हैं, यूरोपियन यूनियन को तोड़ देंगी वो और विड्रॉ कर लेंगी अपनी मेंबरशिप वहाँ से, क्योंकि ये लोग यूजुअली बहुत ज़्यादा
आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं कि हम किसी भी कंट्री से ग्लोबलाइज करें ही ना। हम इन्होंने बोला है कि हम यूरोपियन यूनियन को भी कमिटेड हैं, नेटो को भी कमिटेड हैं, यूक्रेन पे भी कमिटेड हैं, यूक्रेन से भी। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। साइक्लोन सिट्रांग kills at least 24 people in बांग्लादेश। देखिए ये बहुत ही भयानक साइक्लोन है। मैंने आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश में मोस्टली 50% डेथ्स बांग्लादेश में होती हैं, मोर देन 50% इनफैक्ट वो साइक्लोन्स की वजह से होती हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है ऑल ऑफ दैट। तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा सिनेरियो वहाँ पे चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लोगों के पास। म्यांमार मिलिट्रीज एयर स्ट्राइक्स किल 80। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि म्यांमार जनता ने यानी कि वहाँ की जो मिलिट्री है, जब से उन्होंने फरवरी में वहाँ पे कू किया था और ऑन्ग सान सू की सरकार को, जो सेमाई डेमोक्रेटिक आप कह सकते हैं थी, डेमोक्रेसी को पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट करके देख रही थी, उनको हटा के जो उन्होंने कू करके अपने हाथ में लिया, उसके बाद से लेके बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई है, बहुत सारी स्ट्राइक्स को सप्रेस किया गया है। पर ये एयर स्ट्राइक्स जो अब अटेम्प्ट की गई हैं म्यांमार की मिलिट्री द्वारा, इट हैज किल्ड एज मेनी एज 80 पीपल इंक्लूडिंग सिंगर्स, म्यूजिशियंस, जो अटेंड कर रहे थे एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को। काचिन एथनिक माइनॉरिटीज मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज काचन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्दर्न स्टेट जो है म्यांमार की काचन, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को सपोर्ट करते, जिसमें सिंगर्स थे, म्यूजिशियंस थे, और इसी वजह से इनको सप्रेस किया गया। आप देख सकते हैं, आप देखिए जस्ट 3 दिन बचे हैं कि एक मीटिंग होने वाली है इंडोनेशिया में, जहाँ पे म्यांमार में किस तरह से वाइडन हो रहा है वायलेंस, उसको डिस्कस किया जाएगा आसियान कंट्रीज द्वारा। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में 80 लोगों की जान जाना, अपनी ही सरकार, अभी तो सरकार यही है ना, उनके द्वारा मरवाना अपने ही लोगों को, इट इज डेफिनेटली समथिंग कंट्री शुड टेक नोट ऑफ। इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू चाइना ग्रोइंग faster than inbound shipments. Now this is also important. Why? क्योंकि बात क्या है, हम बार बार पढ़ते हैं कि हम एक बहुत बड़े ट्रेड डेफिसिट में हैं चाइना के साथ, है राइटली सो। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अब ज़्यादा वॉल्यूम में होता है और इम्पोर्ट कम है, ऐसा नहीं है। पर हमारे जिस रेट पे एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं, वो डेफिनेटली जिस रेट पे इम्पोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं चाइना से, उससे ज़्यादा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इंडियाज ट्रेड इक्वेशन विद चाइना हैज़ बीन इम्प्रूविंग इन रीसेंट ईयर्स विद आउटबाउंड शिपमेंट्स राइजिंग फास्टर देन इम्पोर्ट्स हुज ग्रोथ इज बीइंग ड्रिवन लार्जली बाय, देखिए हम क्या इंपोर्ट करते हैं यूजुअली, वहाँ से रॉ मटेरियल्स वाइटल जो इंटरमीडिएट्स होते हैं टेलीकॉम और पावर सेक्टर के लिए हमारे, वो हम वहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। फैक्ट ऑफ कोर्स यू कैन रीड ऑन योर ओन, देयर इज नथिंग मच हियर। हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से, जैसे देखिए हमने पैंडेमिक के टाइम पे देखा था कि किस तरह से हम निर्भर हैं उन पे एपीआईज के लिए, वैसे ही केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स हम उनसे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और हम धीरे धीरे देखिए जो हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, वो अब इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं हम इन तरह के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी खुद ही बनाना शुरू करें। शॉर्ट और लॉन्ग स्टे ब्रेक्जिट ब्रिटेन्स चैलेंजेस रिमेन। तो अब हम देखते हैं फाइनली ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ था, ब्रेक्जिट क्या है। तो ब्रेक्जिट तो देखिए बेसिकली आपको पता है, ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, तो यही। तो अब देखिए अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें कि कहाँ से ये बात शुरू हुई, तो देखिए जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरन, उन्होंने बोला था कि चलिए हम एक रेफरेंडम करवा के देख लेते हैं, जिसमें हर एक सिटीजन बेसिकली जो वहाँ का है डायरेक्टली वोट करेगा इस मुद्दे पे कि हमें ब्रेक्जिट होने देना चाहिए, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2016 में इन्होंने बोला कि एक रेफरेंडम करवाया जाएगा। ठीक है, फिर जो बैलेट था रेफरेंडम का, इट वॉज बैडली वर्डेड, उसमें बस सिंपल लिखा हुआ था, कुछ बताया भी नहीं है उसमें, बस इलेक्टोरेट के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस थी, रिमेन यानी कि रिमेन इन द ईयू, और लीव, रिमेन और लीव लिखा हुआ था। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि लीविंग का मतलब है क्या, क्या लीव कर रहे हैं, क्या होगा इसके बाद। इतना भयानक सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, सब कुछ ब्रेक्जिट की वजह से हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस सब कुछ ब्रेक्जिट की वजह से हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन, और इंडीड हाउ एनी फ्यूचर रिलेशनशिप, ना किसी को ये पता था कि कैसे जो ब्रिटेन का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो सबसे बड़ी सिंगल मार्केट है पूरी वर्ल्ड की, उसके साथ ब्रिटेन का रिश्ता कैसा रहेगा, ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पता था। द कंट्री वोटेड नैरोली, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, तो कंट्री नैरोली वोट किया, यानी कि 48% देखिए आप देख सकते हैं रिमेन के फेवर में, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है दोनों के बीच में, और 52% लेकिन फेवर में थे, इसीलिए फाइनली लीव करने को एक वोट मिल गया।
ओके अब देखिए लेकिन आने वाले 6 साल जो थे तो आप देख सकते हैं उसने बिल्कुल ये चीज़ प्रूव कर दिया कि एक बारी रेफरेंडम हो गया, ब्रेग्जिट एक सेकंड में नहीं हो सकती, इट वाज नॉट एन इवेंट, ये एक प्रोसेस है, इतना खिंच गया, लॉन्ग स्ट्रेच्ड प्रोसेस विद अ लॉन्ग टेल। देयर आफ्टर ब्रिटेन हैज साइकिल्ड थ्रू, अब देखिए आप देख सकते हैं कि 4 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुका है ब्रिटेन। ओके तो ट्रेडिंग, फाइनेंशियल, लीगल, ब्यूरोक्रेटिक, कल्चरल टाइज डिटरमाइन करने में कि कैसे ब्रिटेन का और ईयू का टाइज कैसे रहेंगे इन सारे एस्पेक्ट में। अब डेविड कैमरन who belatedly campaigned for remain after opening अब देखिए खुद ही आपने पहले रेफरेंडम करवा दिया, फिर उसके बाद आपने कहा नहीं ये तो गलत है, हमें रिमेन के लिए वोट करना चाहिए, ईयू हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हम डेविस्टेट हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया। ठीक है, फिर उनको सक्सीड किया थेरेसा मे ने। अब थेरेसा मे भी रिमेनर ही थी, वो लीवर नहीं थी। ठीक है, शी वॉज नॉट अ ब्रेग्जिटियर। ओके तो फिर थेरेसा मे आई, थेरेसा मे भी रिमेनर ही थी। अब लेकिन देखिए इन ऑर्डर टू विन द पार्टी ओवर, लेकिन उनको भी तो जीतना ही था, मिस मे टैग्ड राइट। अब देखिए फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, अब सब कह ही रहे हैं जब लीव करना है तो मैं रिमेनर हूँ, बट स्टिल आप चाहते हैं, मैं नहीं चाहती। उन्होंने अपने स्पीच में बोला था, आई वेरी विविडली रिमेंबर, कोई बात नहीं, आई एम अ रिमेनर बट स्टिल इफ माई कंट्री वॉन्ट्स इट आई कैन नॉट गो अगेंस्ट यू। मैं एक जितना कंप्लीट सेपरेशन हो सके उतना सेपरेशन पॉसिबल करने की कोशिश करूंगी यूरोप और हमारे बीच में। ठीक है, मिस मे कुड हैव ऑप्टेड फॉर, अब देखिए इन्होंने कहा है कि मिस मे एक नॉर्वे टाइप अग्रीमेंट भी साइन कर सकती थी, जिसमें बेसिकली ब्रिटेन क्या रहता, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का ही पार्ट रहता, कस्टम्स अग्रीमेंट वैसा ही रहता ईयू के साथ। कस्टम्स अग्रीमेंट की वजह से बेफालतू के बॉर्डर पे चेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये सब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, क्वालिटी का एग तो नहीं है या मिल्क तो नहीं है, कोई इस तरह का इतने सारे टैक्सेस, वैट, ये सब कुछ नहीं लगता। तो लेकिन आपने नहीं, हार्ड चॉइस देनी थी तो आपने दी, thereby प्रोटेक्टिंग इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रिलेशनशिप। आप कर सकते थे उस समय में, तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग था, लोगों को समझाया जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड उन्होंने क्या परस्यू किया, कंप्लीट ब्रेक के बारे में उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर अपीसमेंट ऑफ द हार्ड लाइन ब्रेक्जिटियर्स इफेक्टिवली शट ऑफ। अब देखिए उसके बाद एक कोई भी प्राइम मिनिस्टर आप बन ही नहीं सकते अगर आप रिमेन सपोर्टर हैं, तो मतलब अब तो ये बात बिल्कुल पॉलिटिकली क्लियर हो गई कि अब हर किसी को ब्रेक्जिटर ही होना पड़ेगा, चाहे वो लिबरल पार्टी का है, चाहे वो कॉन्जर्वेटिव पार्टी का है, कोई भी इंसान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, ही और शी हैज टू बी अ ब्रेक्जिटियर, रिमेन नो ऑप्शन। ओके ईच लीडर आफ्टर हर अडॉप्टेड, उनके बाद से जितने भी लीडर्स आए उसके बाद उनसे भी हार्डर स्टैंड को अडॉप्ट करते गए कि हमें सॉवरेनिटी लानी है अपनी कंट्री के पास, जो ईयू की वजह से डिसॉल्व हो गई है, डाइल्यूट हो गई है। उसके बाद बहुत सारी इमिग्रेशन के अगेंस्ट, ट्रेड के अगेंस्ट, डोमेस्टिक वर्कर राइट्स के अगेंस्ट, बहुत सारी चीज़ें। ओके बट डिस इंटेंगलिंग एंड ऑलमोस्ट, अब देखिए लेकिन आप सोचिए आप 50 साल से एक रिलेशनशिप में थे, इतनी जल्दी आप कैसे कर लोगे, इट वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी। थेरेसा में डेफिनेटली डिलीवर नहीं कर पाई, वो तो एक ट्रेड डील ही नहीं ला पाई अपनी कंट्री के लिए। तो जब आप ट्रेड डील नहीं ला पाए, और नॉट लीस्ट बिकॉज पीस इन नॉर्दर्न आयरलैंड आफ्टर डेकेड्स ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस वॉज प्रेडिकेटेड। अब देखिए बात क्या थी, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत मुश्किल से ये लोग पीस ला पाए थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ईयू का मेंबरशिप की वजह से। देखिए जब आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं ना किसी पे, तो फिर आप डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली आप उनके साथ वॉर पे नहीं जाते, उनसे लड़ाई नहीं करते, क्योंकि आपको पता है अगर वो बिगड़ा, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस बिगड़ी, तो हम भी बिगड़ जाएंगे। भाई आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का काम है, अगर एक कंट्री ढंग से नहीं सर्वाइव कर पाएगी तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड है ना, सब एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं। तो वैसे ही जो नॉर्दर्न आइलैंड है, मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्दर्न आइलैंड का कॉन्सेप्ट है क्या। दिस रिक्वायर्ड द फ्री मूवमेंट। ओके नॉर्दर्न आइलैंड की वजह से बेसिकली मिस में एक प्रॉपर ब्रेक्जिट डील नहीं ला के दे पाई। ओके फिर बोरिस जॉनसन आए, लेकिन इससे पहले कि बोरिस जॉनसन के बारे में हम बात करें, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ नॉर्दर्न आयरलैंड का कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए आयरलैंड जो है एक आइलैंड है। देखिए आप मेरे थंबनेल वाले जो मैप को उसको सर्च करिए एक बारी, आपको हर इमेज वैसी ही मिलेगी, और उसको देखने की कोशिश करिए। ठीक है, जो ब्रिटिश मेन लैंड है उसके वेस्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम आयरलैंड है। ठीक है, अब आयरलैंड में भी 2 सेपरेट पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। जो नॉर्थ एरिया में एक छोटा सा नदर आइलैंड है, वो 1/6 ऑफ द टोटल आइलैंड की टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब ये जो नदर आयरलैंड है, नदर्न आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ द यूके, एक रिलेटिवली ऑटोनोमस रीजन की तरह ये पार्ट है यूके का।
लेकिन जो रेस्ट ऑफ द आइलैंड है, नदर्न आइलैंड को छोड़ दीजिए, नीचे बचा हुआ एरिया जो रिपब्लिक ऑफ आइलैंड है वो यूके का पार्ट नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन सिंस 1922। ओके, अब लेकिन बात क्या है, जो नीचे वाला रिपब्लिकन आइलैंड है साउथ में और जो नदर्न आइलैंड है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। ये आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि जो नदर्न आइलैंड है वहां पे प्रोटेस्टेंट मेजोरिटी है, जो क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक होते हैं, ऊपर वाले प्रोटेस्टेंट है जो नदर्न आइलैंड है, और वो बेसिकली क्या कहते हैं, ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं, वो खुद को ब्रिटिश कहते हैं। ओके, जो लेकिन नीचे वाले लोग हैं वो कैथोलिक हैं, कैथोलिक नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, तो 1960s और 1990s के बीच में नदर्न आइलैंड और इस जो नदर्न आइलैंड में भी कुछ कुछ जो सपोर्ट करते थे, ये जो चाहते थे बेसिकली कि हम सदर्न अपने रीजन के साथ जुड़ जाएं, रिपब्लिकन आइलैंड के साथ जुड़ जाएं बेसिकली, उनके बीच में, और जो खुद को ब्रिटिश कहा करते थे, 1960 से 1919 के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लग पड़ी। इनफैक्ट दोनों नदर्न और सदर्न के बीच में भी, जो रिपब्लिकन साउथ है उनके बीच में भी काफ़ी दिक्कतें हो गई। फाइनली इसको आप कह सकते हैं कि कैसे इसको सही किया गया। 1998 में यूरोपियन यूनियन ने बहुत एफर्ट्स डाले, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप की वजह से ही बेसिकली गुड फ्राइडे अग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके माध्यम से सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि आप सोच के देखिए, जो यूके है ना, यूके का ही तो पार्ट है नदर्न आइलैंड, तो मतलब नदर्न आइलैंड भी, तो यूके और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है दोनों ही मेंबर्स थे ईयू के। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो अब देखिए बात क्या है, ईयू में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खाने का, मिल्क, एग्स, वेजिटेबल्स कुछ भी लाना है, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स हैं कि अगर कोई भी नॉन यूरोपियन कंट्री से, नॉन ईयू कंट्री से कोई भी हमारी कंट्री में चीज़ आ रही है, हमारे किसी भी कंट्री में, यूरोपियन यूनियन के किसी भी मेंबर में, तो उसको बहुत सारे बॉर्डर पे हम चेक्स करेंगे, उन पे टैक्सेस लगाएंगे, स्टैंडर्ड देखेंगे मैच कर रहे हैं कि, वरना उन्हें वापस भेज देंगे। एक तरह का चीज़ होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप सोच के देखिए कि अभी जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है साउथ वाला, वो तो पार्ट है ही ईयू का, तो मतलब मैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को ईयू कहूंगी। ठीक है, तो यानी कि अगर आप सोचिए जो नदर्न आयरलैंड है वो अब क्या है, यूके है, तो यूके और ईयू के बीच में अब क्या होगा, बॉर्डर पे चेक होगा हर चीज का, अगर कुछ भी नॉन यूरोपियन कंट्री से वो ईयू में जाएगा। तो अब देखिए, जो दोनों रीजन पहले ही इतनी सालों की लड़ाई के बाद उसमें बहुत मुश्किल से पीस आया है, दोनों फिर लड़ते रहेंगे, बॉर्डर चेक्स होंगे, बहुत वायलेंस होगी। इसीलिए नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल साइन किया गया है ब्रेक्जिट डील में बोरिस जॉनसन द्वारा, जिसमें बेसिकली नदर्न आयरलैंड को एटलीस्ट मार्केट के टर्म्स में, इकोनॉमी के टर्म्स में ईयू का ही पार्ट माना जाएगा। तो चेक अगर कोई होगा भी तो वो किसके बॉर्डर पे होगा, यूके और नदर्न आइलैंड के बॉर्डर पे, यानी कि इस साइड, राइट हैंड साइड, ताकि बेसिकली आप कह सकते हैं इस जगह नदर्न आइलैंड वुड एक्ट एज ईयू एंड यूके वुड ऑफ कोर्स एक्ट एज अ नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री, तो ताकि वायलेंस उनके बॉर्डर पे, आयरिश बॉर्डर्स पे ना हो। ये है नदर्न आइलैंड का कॉन्सेप्ट। जॉनसन टू ट्रस्ट, बोरिस जॉनसन ने सक्सीड किया, उन्होंने बोला कि हम वी विल गेट द ब्रेक्सिट डन। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बोरिस जॉनसन ने बहुत सारे स्कैंडल्स किए हैं, यही यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। लिज ट्रस सक्सीडेड मिस्टर जॉनसन बाय पुशिंग, फिर लिज ट्रस आए, ठीक है, फिर उन्होंने फाइनली घटिया सा इकोनॉमिक पैकेज लेके आए, वही यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ओके, because of underfunding and lack of staff, comforting delusions. Okay, this is not something very important. Unfortunately for Miss Truss, international investors, उनको लगता था, मिस ट्रस को लगता था कि जो फ्री ब्रिटेन है ना, उनके साथ तो लाइन लगी होगी, हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्टर्स की लाइन लगी होगी, हमें बस टैक्स ही तो स्लैश करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना, क्योंकि इंक्लूडिंग इंडिया सारी कंट्रीज अपना डिमांड रखेंगी कि हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, हम क्यों इन्वेस्ट करें आपकी कंट्री में, आप हमारे लिए फ्री वीजा रिजीम दीजिए, जो वहाँ पे काफी क्रिटिसिज्म मिला उसको, क्योंकि वो स्टॉन्च इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए बात ये है, ऑलरेडी पुअरर एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक्सिट, सम एस्टिमेट्स कैलकुलेट अ 4% ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी इन 15 years एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेक्सिट इंड्यूस्ड लॉस ऑफ मार्केट एक्सेस। अब यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। ओके, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन्होंने बस यही कहा है कि अब मिस्टर सुनक चाहे थोड़े टाइम के लिए रहें, चाहे बड़े टाइम के लिए रहें, कितने भी टाइम के लिए, उनका जो होने वाला है टेन्योर, वो काफ़ी ट्रबलसम होने वाला है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, नेशनल हेल्थ वहाँ पे सही नहीं चल रहा, वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक में लगे होंगे, शेल्व्स हैं सुपरमार्केट्स भी वो खाली हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, सप्लाई नहीं है, क्योंकि ब्रेक्सिट है, वहाँ से सप्लाई आ नहीं रही बाकी यूरोपियन कंट्री से, एंड ऑल ऑफ दैट। Thank you so much.